सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सभी एफआईआर की जानकारियां मांगी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने एसआईटी के लिए भी नाम सुझाए हैं। कोर्ट ने सरकार से इस पर भी जवाब मांगा है, नहीं तो कोर्ट अपनी तरफ से एक कमेटी बनाएगा। इस मामले पर और ज्यादा अपडेट के लिए अब हम बात करेंगे अपने संवाददाता असीम मनचंदा से। तो असीम, आज सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर मामले की सुनवाई थी, कुछ बातें हमने बताई, डिटेल आपसे जानना चाहेंगे, कोर्ट का किस तरीके का रुख है इस पूरी घटना पर? जी सही कहा आपने। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से किस तरह से निपटा जाए इस पर हमें विचार करना होगा। खासतौर पे कि केंद्र सरकार से पूछा कि अभी तक आपने क्या किया है, कितनी एफआईआर इसमें दर्ज की गई हैं, उसमें से कितनी एफआईआर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ दर्ज की गई है, आप इसकी सारी जानकारी दीजिए। कितनी एफआईआर के अंदर धारा 164 आईपीसी की में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हो चुका, तो उसकी सारी डिटेल हमें मुहैया कराइए। उसके बाद हम तय करेंगे कि हमें क्या कुछ कदम ले जाने की जरूरत है या नहीं जरूरत है। एक याचिकाकर्ता ने इसमें यह भी कहा कि आप इसके अंदर एक स्पेशल कमेटी बना दीजिए जो इसकी जांच करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया। जो दो याचिकाकर्ता थी, जो दो महिलाएं थी जिनका की वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। तो उन्होंने कहा था कि मामले की जांच सीबीआई से न कराई जाए और इसका ट्रायल जो है असम में न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर भी फैसला लेगा कि इसके ऊपर आखिर करना क्या है, किस तरह से इस तरह की घटनाओं को रोका जाए। खासतौर पर कि अब तक 6000 से ज्यादा एफआईआर इस मामले के अंदर दर्ज हो चुकी है। अभी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है। सरकार से ब्यौरा मांगा है कि आपने अब तक इस पर कितनी कार्रवाई की है, आपका स्टेटस रिपोर्ट क्या है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई एक्शन लेगा। कल भी इस मामले की सुनवाई 2 बजे दोबारा से होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन इस मामले को लेकर के आ सकते हैं। जी असीम, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। याद कीजिए, जब ये घटना सामने आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले, नहीं तो वो इस पर एक्शन लेंगे। तो ये अप्रोच थी सुप्रीम कोर्ट की। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आज की सुनवाई का अपडेट आपको दिया, कल फिर ये सुनवाई जारी रहने वाली। इधर मणिपुर के मुद्दे को लेकर संसद के अंदर हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी मणिपुर के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा रहा। विपक्षी दल संसद के अंदर प्रधानमंत्री के बयान की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सदन में मणिपुर के मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा को मंजूरी भी दे दी है। उन्होंने अलग से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की है। राज्यसभा में मणिपुर का मुद्दा उठा तो सरकार ने कहा कि वो इस मुद्दे पर आज ही चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी दल चर्चा से भाग रहे हैं। ये चर्चा मांगने के बाद 176 में एडमिट किया गया, उसकी आज तारीख तय करी गई, क्योंकि विपक्ष रोज पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे। हम चाहते हैं कि इस पर डिस्कशन हो, लेकिन विपक्ष का रवैया आपने देखा, वो फिर एक बार इस पूरी चर्चा को नहीं होने देना चाहते हैं। कुछ तो बात है जो वो भाग रहे हैं, छुप रहे हैं चर्चा से। इधर विपक्षी दल भी मणिपुर के मुद्दे पर सदन में चर्चा चाहते हैं, लेकिन रूल 267 के तहत उनका कहना है कि प्रधानमंत्री सदन के अंदर मणिपुर के मुद्दे पर बयान दें और रूल 267 के तहत लंबी चर्चा की जाए। Discussion under Rule 267 and many of our people have visited. I want the House. Personally, our people have visited Manipur. Manipur is burning. We are requesting Prime Minister to give a statement. इधर केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज ने रविवार को इंदौर में विजय संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का संकल्प दिलाया और कहा कि एमपी में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से बीजेपी की सरकार बनाना है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में एमपी की सभी 29 सीटें जीतकर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का भी दावा किया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भी शाह जमकर बरसे, कहा कि मिस्टर बंटाधार और करप्शन नाथ मध्य प्रदेश में कोई नया उद्योग नहीं ला पाए सिवाय ट्रांसफर इंडस्ट्री के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी विवाद पर एक बड़ा बयान दिया है। योगी ने कहा है कि ज्ञानवापी को मस्जिद बताना गलत है। मस्जिद में त्रिशूल कहां से आया? इस विवाद का समाधान मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए। मुसलमानों को मानना चाहिए कि एक ऐतिहासिक भूल है और इसी तरह इस विवाद का समाधान निकाला जाए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा।
मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। तो ज्ञानवापी का कैसे निकलेगा समाधान, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर ज्ञानवापी मुसलमान करेंगे समाधान, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। इधर मुंबई के पास पालघर में आज एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। सुबह सुबह एक चलती ट्रेन में सिपाही ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। आरपीएफ कांस्टेबल की इस फायरिंग ने एक एएसआई और 3 पैसेंजर्स की जान ले ली। ये ट्रेन थी मुंबई जयपुर ट्रेन। गोली मारने के बाद आरोपी कांस्टेबल दहीसर स्टेशन पर ट्रेन से उतर गया। उसे हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम रेलवे पुलिस के मुताबिक घटना सुबह करीब 6 बजे की है। सिपाही चेतन कुमार ने अचानक गोली चलाई। उसके साथ ही किसी की कोई बहस भी नहीं हुई। रेलवे ने कहा है कि मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। वहीं हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता ने जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन से इस स्थिति का जायजा लिया। जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन के उस बॉगी में मौजूद है जहां से फायरिंग शुरू हुई थी। 5-6 बॉगी तक लोग अपनी जान बचाते रहे, कोशिश करते रहे कि लोग बचकर बाहर निकलें। देखिए जगह कितनी छोटी होती है, सिर्फ 1 से 1.5 फुट के बीच में कोई आपके पीछे AK-47 लेके आ रहा है, फायरिंग कर रहा है, उसमें से आपको 5 बॉगी क्रॉस करके आनी है। यानी कि ये साफ हो गया कि झगड़ा जो है वो ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ था, एक प्रॉम्प्ट झगड़ा नहीं था कि एक जगह बैठे हैं, बहसा बहसी हुई, झगड़ा हुआ और गोलीबारी हो गई। ये झगड़ा काफी देर से चल रहा था और झगड़ा चलने के बाद जो फायरिंग शुरू हुई है वो पेंट्री कार से शुरू होती है और पेंट्री कार से शुरू होने के बाद फायरिंग सीधे B5, जो मेरे पीछे बॉगी देख रहे हैं B5, वहां तक पहुंचती है। 3 बॉगी में फायरिंग हुई है। S6 जो स्लीपर क्लास है, पेंट्री कार जिसमें खाना बनता है पूरी ट्रेन के लिए, और तीसरा B5 थर्ड AC टायर जिसमें मैक्सिमम फायरिंग हुई है। यानी कि आप अंदाजे लगाइए कि AK-47 से, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, AK-47 से फायरिंग हुई है, कितने राउंड फायरिंग हुई होगी। और जो एक्यूज्ड हैं, जो कांस्टेबल है आरपीएफ का, उसने ठान ली थी कि सबको मारना है, किसी को छोड़ना नहीं है। यही वजह है कि शुरुआती जानकारी मिल रही है कि दोनों के बीच में झगड़े होते हैं। झगड़े के बीच में जो पैसेंजर उससे बचाने की कोशिश करते हैं, पैसेंजर को वो गुस्से में मारता है, एएसआई को भी मार देता है, और साथ की जो 2-3 बॉडीज हैं वो इसी जगह पर जो B5 बॉगी है, इसके आगे बॉगी में, वहां पर सारी बॉडीज मिलती हैं। और आरोपी भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बोरीवली रेलवे स्टेशन पर ही जीआरपी उसे धर दबोचती है और वहां पे उसे हिरासत में ली जाती है। तो ये घटना वाकई में काफ़ी दिल दहला देने वाली है, इनफैक्ट डरा देने वाली है। अक्सर इस तरह की घटनाओं का जिक्र हम अमेरिका से सुनते थे, लेकिन भारत में इस तरह की घटनाएं आम नहीं हैं। हालांकि यहाँ पर ओपन आर्म्ड या खुले हथियार नहीं मिलते हैं, लेकिन जो हथियारधारी है देश के अंदर, वो अगर ऐसा करेंगे तो ये वाकई चिंताजनक है। और ये ट्रेन में घटा हादसा है जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है, और जैसा बता रहे थे कि AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं। और अपडेट आपको देते रहेंगे इस घटना के बारे में, लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं बाजार की। आज शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार में जोश रहा। बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 367 अंक चढ़कर 66,528 पर पहुंचा, तो निफ्टी 108 अंक चढ़कर 19,754 पर बंद हुआ है। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, PSU और एनर्जी शेयरों में रही, मगर FMCG फार्मा शेयरों में आज दबाव देखा गया। निफ्टी 20,400 का लक्ष्य छू सकता है, ऐसा कहना है गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह का। उन्होंने आगे कहा कि वे PSU, बैंक, फार्मा, मेटल और कैपिटल गुड्स सेक्टर्स पर काफी बुलिश है। जिस तरह की मैच्योर सी रैली रही है, अगर आप देखें तो छोटे 2-3-4 दिन के करेक्शंस आते हैं, उसके बाद मार्केट जल्दी से न्यू लाइफ टाइम हाइस पे चला जाता है। और अभी जो थोड़ी बहुत जो करेक्शन आई है पिछले 1 हफ्ते में, आई थिंक ये नॉर्मल है, क्योंकि 20,000 का जो एक सेंटिमेंटल नंबर था, वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई। बट अगर आप स्टॉक्स को देखें तो अभी भी काफी सॉलिड स्ट्रेंथ है। तो मेरा मानना है कि अभी ये ट्रेंड चलेगा। हमारा वर्किंग टारगेट वैसे भी 20,400 के आसपास था, और मुझे लग रहा है कि वहां तक ये जानी चाहिए। और नीचे में 19,300 से 500 का एक अच्छा सॉलिड बेस बन गया है। जब तक वो नहीं टूटता, आई थिंक ये मार्केट पे स्ट्रेंथ रहेगी। तो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में रहिए, फार्मा, ऑटो, मेटल्स, कैपिटल गुड्स, आई थिंक ये सारे PSU, आई थिंक ये सारे सेक्टर्स में हमारा बुलिश व्यू है और अपॉर्चुनिटीज काफी है इस लेवल्स पे भी।
ऑटो कंपनियां कल से जुलाई के बिक्री आंकड़े पेश करेंगी। बाजार की नजर टू व्हीलर और पैसेंजर कार की डिमांड में रिकवरी पर रहने वाली है। कंपनियों के सेल्स का अनुमान लेकर आए हैं हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, किस तरह की बिक्री का अनुमान है? जुलाई ऑटो सेल्स की बात करें तो इस टाइम एक मॉडरेट ग्रोथ आपको दिखाई पड़ेगी। और शुरू करते हैं कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स के साथ। अशोक लेलैंड की बात करते हैं तो सेल्स हेल्दी होनी चाहिए। हालांकि सिंगल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए अशोक लेलैंड की बिक्री में, लगभग 8% की। टाटा मोटर्स पिछले साल का बेस बहुत बड़ा है और अगर हम ट्रक बिजनेस की बात करें तो थोड़ा बहुत यहाँ धीमापन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेल्स लगभग फ्लैट टू नेगेटिव रहने की ये टाइम की एक्सपेक्टेशन है। जहां तक कि 4 व्हीलर प्लेयर्स का सवाल है, मारुति की प्रोडक्शन इंप्रूव हुई है और ओवरऑल वेटिंग पीरियड भी कम हुआ है। ये टाइम एक्सपेक्ट कीजिए 7% की सेल्स ग्रोथ मारुति के लिए और लगभग 1,90,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री का आंकड़ा। जहां तक कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का सवाल है, अच्छी ग्रोथ रहनी चाहिए, लगभग 12% की ग्रोथ इनके ऑटोमोटिव सेगमेंट में। और सिमिलर ग्रोथ आप देखेंगे ट्रैक्टर सेगमेंट में, क्योंकि जुलाई महीने में रेनफॉल में पिकअप हुआ है तो ट्रैक्टर सेल्स अच्छी होने की उम्मीद है, लगभग 26,000 यूनिट्स के आसपास की। जहां तक कि 2 व्हीलर प्लेयर्स का सवाल है, इस टाइम कुछ खास नहीं रहेगा बजाज ऑटो के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट्स थोड़े धीमे पड़े हैं और शायद इसीलिए आपको सेल्स 8% गिरती हुई नजर पड़ेंगी। लगभग 3.28 लाख यूनिट्स के आसपास एक्सपेक्टेशन है बाजार का। जहां तक कि दूसरे 2 व्हीलर प्लेयर्स का सवाल है, रॉयल एनफील्ड 33% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि पिछले साल का बेस छोटा है और 74-75,000 यूनिट्स की रन रेट का यहां अनुमान आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आप देखें हीरो मोटोकॉर्प रूरल मार्केट्स में स्लो पिकअप है, लेकिन पिकअप जरूर है। लेकिन यहां आप देखेंगे 11% की ग्रोथ, क्योंकि बेस छोटा है और लगभग 5 लाख यूनिट्स के आसपास की बिक्री का अनुमान है। और आखिर में टीवीएस मोटर्स, यहां एक्सपेक्ट कीजिए अच्छा प्रदर्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस थोड़ा बहुत पिकअप हुआ है और यहां अगर हम देखें तो लगभग 3.25 लाख यूनिट्स की बिक्री का अनुमान है। 3% की ग्रोथ यहां देखने को मिलेगी। जी, शुक्रिया यतिन। सरकारी बैंकों से रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर है। पिछले साल 1 नवंबर से पहले रिटायर हो चुके सभी बैंक कर्मियों को अब ज्यादा पेंशन मिलेगी। बैंक मैनेजमेंट और यूनियंस के बीच हुई पहली बैठक में 100% डीए के आधार पर पेंशन को बढ़ाकर देने पर सहमति बन गई है। इससे करीब 2 लाख से ज्यादा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को फायदा होने वाला है। डिटेल के साथ है आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, ये बैंक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, और डिटेल्स क्या हैं आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जो पेंडिंग तमाम मुद्दे थे जिसमें पेंशन भी शामिल था, इसको लेकर जो कमेटी का गठन हुआ था और जिस कमेटी की बैठक अभी पिछले हफ्ते ही हुई थी, उस बैठक से जो हमें जानकारी मिली है कि जो पेंशन का मुद्दा था, खासतौर से जो 1 नवंबर 2022 से पहले जितने भी रिटायर हो चुके थे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स, उनके लिए काफी अच्छी खबर आई है और उनका जो पेंशन है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि जो उनके डीए में जो 100% न्यूट्रलाइजेशन का फार्मूला है उसको अप्रूव कर दिया है। यानी 1 नवंबर 2022 के बाद और जो पहले जो पेंशनर होते थे, दोनों में एक तरह से दूरी होती थी, एक खाई होती थी, उस खाई को पाटने का काम कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अब जो पहले के पेंशनर्स थे उनको भी यूनिफॉर्म 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन का फायदा मिलेगा। अभी तक हो ये रहा था कि जो पुराने पेंशनर्स थे उनके डीए को एक टेपरिंग की जाती थी, उसमें कमी की जाती थी और साथ ही साथ एक मल्टीपल स्लैब होता था, उसी स्लैब के हिसाब से उनका डीए तय होता था। तो पेंशन में जब डीए लग के आता था तो उनका पेंशन कम हो जाता था। तो अब जो पेंशन आएगा उसमें अगर अलग अलग ग्रेड के हिसाब से देखें तो 800 रुपए से लेकर 16,000 रुपए तक की ये बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है प्रति महीने जो मासिक पेंशन होगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है जिसको वित्त मंत्रालय की तरफ से भी इसमें परसुएशन किया गया था कि जल्दी इस मसले को निपटाइए। और आईबीए यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की जो बैठक हुई उसमें इस मुद्दे पर पहली ही बैठक में इस पर सहमति बन गई है और इसे लागू किया जाएगा आने वाले दिनों में। तो और बाकी जो बचे हुए मुद्दे हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर 5 डेज वर्किंग वाला मुद्दा है या फिर जो अफोर्डेबल रेट पर इंश्योरेंस का मसला है या फिर वेज रिवीजन है, वो मसले भी 4 महीने के अंदर निपटाने का आश्वासन आईबीए की तरफ से दिया गया है। चलिए, तो काफी सारे फैसले यहां पर जिसमें पेंशनर्स के लिए बढ़िया खुशखबरी और जहां तक अन्य मसले और खासतौर पर 2 दिन की छुट्टी पूरे महीने, उसको अब आगे निपटाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आलोक इस अपडेट के लिए। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। देरी से जीएसटी रिटर्न भरने वाले कारोबारियों को सरकार की सख्ती इतना परेशान है उससे कि कारोबार बंद होने का उन्हें डर सता रहा है। इनसे ब्याज और पेनल्टी तो मांगी ही जा रही है, इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी वापस मांगा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। पुणे की एक इंफ्रा कंपनी में डायरेक्टर फाइनेंस राजेश राय सोनी आजकल परेशानी में हैं।
साल 2020 में कोविड के दौरान जीएसटी रिटर्न में सिर्फ 9 दिन की देरी भारी पड़ रही है। इनकी कंपनी का करीब 6 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट खारिज कर दिया गया है। हाल ही में कंपनी का जीएसटी ऑडिट हुआ। इसके बाद विभाग ने नोटिस भेजकर आईटीसी क्लेम की पूरी रकम ब्याज पेनल्टी समेत वापस करने को कहा है। सेक्शन 16(4) का रेफरेंस देते हुए जीएसटी ऑफिसर ने इसे इनएलिजिबल करार देते हुए डिसअलाउ किया। आप सभी जानते हैं कि मार्च 20 के बाद का समय पैंडेमिक कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कंपनियों के रिटर्न फाइलिंग में देरी हुई। यही हाल मुंबई बेस्ड एक ट्रांसपोर्टर अमित गुप्ता का भी है, जिनका करीब 70 लाख रुपया इसलिए अटक गया है क्योंकि जिस ई कॉमर्स कंपनी के लिए वो काम करते हैं उस कंपनी का आईटीसी क्लेम खारिज हो गया है। प्रोसीजर लैप्स मुझसे हुआ है जहां पर जिसके कारण एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी ने मेरा एक बड़ा सा अमाउंट रोक दिया है। कस्टमर की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो आईटीसी नहीं ले पा रहा है, इसीलिए वो मुझे नहीं दे रहा है। तो अगर सरकार इसका कुछ सही से विकल्प निकाल देवे तो मेरे लिए बड़ी मेहरबानी होगी। देश के अलग अलग कोर्ट में ऐसे हजारों मामले पेंडिंग है। इसमें विभाग ने सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 16(4) के तहत आईटीसी क्लेम खारिज कर दिया है। इन लोगों को ब्याज और पेनल्टी समेत रिकवरी के नोटिस मिल रहे हैं। अब ये सेक्शन 16(4) है क्या? किसी भी कंपनी या कारोबारी की इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल करने की एलिजिबिलिटी और डेडलाइन इसी सेक्शन के तहत तय होती है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि जीएसटी का ये नियम काफी सख्त है, जिस पर सरकार को नरम रुख अपनाना चाहिए। देश के टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर गुजारिश की है कि 16(4) के प्रावधान को रिलैक्स किया जाए। पूरे देश में हर एक जीएसटी ऑफिसर के पास ऐसे नंबर ऑफ केसेस हैं जहां पे टैक्स पेयर ने क्रेडिट क्लेम किया है बट वो आफ्टर द ड्यू डेट हुआ है, 15 दिन, 1 महीना, 4 महीने ऐसे डिले हुआ है। ऐसे केसेस में आज लाखों करोड़ों का क्रेडिट डिनाई किया गया, उसको नोटिस इशू किए गए हैं। हालांकि सरकार ने कोविड के दौरान और उसके बाद भी कई बार एमनेस्टी स्कीम का ऐलान करके लेट रिटर्न फाइलिंग, लेट फीस और पेनल्टी में राहत दी है, लेकिन सेक्शन 16(4) में राहत अभी तक नहीं मिली। हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि वित्त मंत्रालय का कोई नई एमनेस्टी स्कीम लाने या राहत देने का फिलहाल कोई इरादा भी नहीं है। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। अब बात आज के कंज्यूमर अड्डा की। बरसात के साथ बीमारियों का प्रकोप भी शुरू हो चुका और इस बार तो बारिश का आलम क्या है वो आपने देखा ही है। तो इससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से लेकर आई फ्लू तक सब कुछ फैला हुआ है। तो कैसे करें इन बीमारियों से बचाव? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी बात। शाम 5:57 पर बीमारी की बरसात, बरतें एहतियात।